दोस्तों, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस ऐतिहासिक यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है उसकी। अभी तक हमने ये देखा कि ऐसे एमएसएमईज जिनका अकाउंट स्टैंडर्ड है उनके लिए इसमें 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन है। ऐसे एमएसएमईज जिनका अकाउंट स्टैंडर्ड है उनको 29 फरवरी 2020 को उनके आउटस्टैंडिंग का 20% अधिकतम 5 करोड़ रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। अब बात करते हैं ऐसे अकाउंट्स की, ऐसे एमएसएमईज की जिनका अकाउंट ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर हो गया है या तो उनका अकाउंट स्ट्रेस्ड है। तो ऐसे एमएसएमईज के लिए क्या प्रोविजन है? उनके लिए 20,000 करोड़ रुपए के एक सबऑर्डिनेट डेट की व्यवस्था है। फिर से समझिए, ऐसे एमएसएमईज जिनका अकाउंट या तो एनपीए डिक्लेयर्ड है या एनपीए डिक्लेयर है या स्ट्रेस्ड है, उनके लिए 20,000 करोड़ का प्रोविजन है। 20,000 करोड़ का ये जो प्रोविजन है ये है एक सबऑर्डिनेट डेट। सबऑर्डिनेट डेट क्या है? ये एक सेकेंडरी डेट है। इसको आपको कब पे करना है? जब आप अपने बाकी के डेट पे कर लेंगे। आपको यदि किसी भी एडवर्स कंडीशन में यदि आपको पे करना पड़ेगा तो सबसे पहले आप अपने प्राइमरी डेट पे करेंगे, उसके बाद इस डेट का नंबर आएगा। ये सेकेंडरी डेट कहलाता है, ये सबऑर्डिनेट डेट कहलाता है। इसका पेमेंट प्रायोरिटी पे नहीं किया जाता। तो ऐसे एमएसएमईज जिनका अकाउंट ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर्ड हो गया है उनके लिए 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट है। इसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अब आप ये समझिए कि अकाउंट तो आपके एमएसएमई का ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर्ड हो गया है, तो एनपीए डिक्लेयर्ड अकाउंट को लोन कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो मिलेगा एमएसएमईज के प्रमोटर्स को, एमएसएमईज के प्रमोटर्स को, उनके ऑनर्स को। कितना मिलेगा? उनकी एमएसएमई में जितनी भागीदारी है, उनकी जितनी होल्डिंग है, उनका जितना स्टेक है, उसका 15% तक लोन इनको मिलेगा। इसकी एक अपर लिमिट सेट है, इसकी एक सीमा फिक्स है, वो है 75 लाख रुपए। तो ऐसे एमएसएमईज जिनका अकाउंट ऑलरेडी एनपीए हो गया है उनके प्रमोटर्स को पर्सनली उनकी होल्डिंग का 15% मैक्सिमम 75 लाख रुपए लोन मिलेगा। दोस्तों, एक बात और है, लिक्विडिटी किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से इकोनॉमी को चलाने के लिए भी लिक्विडिटी का बहुत अहम रोल है। यदि लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो ना तो प्रोडक्शन होगा, ना तो सेल होगी। लिक्विडिटी के लिए इस 20 लाख करोड़ में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। बात करते हैं कि वो क्या प्रोविजन है लिक्विडिटी के जो सीधा एमएसएमईज को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फंड ऑफ फंड की। 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड बनाया गया है। उसमें क्या प्रोविजन किए गए हैं? उसमें यह प्रोविजन किया गया है कि ऐसे एमएसएमईज जो वास्तव में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो आगे चल करके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकते हैं और अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो ले सकते हैं, ऐसे एमएसएमईज के लिए एक फंड ऑफ फंड बनाया गया है। उसका रेशो है 1:4। 1:4 क्या है? इसमें 10,000 रुपए केंद्र सरकार देगी और 40,000 रुपए जो एंजल इन्वेस्टर्स है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उस कॉर्पस में इन्वेस्ट करेंगे और जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 50,000 करोड़ का। तो इस तरीके से 50,000 करोड़ रुपए का एक फंड उन एमएसएमईज के लिए है जो कि वास्तव में अच्छा कर रहे हैं, आगे चल के वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकते हैं, अपने आप को
प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनके लिए फंड ऑफ फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उस 50,000 करोड़ में 10,000 करोड़ की सहायता केंद्र सरकार करेगी और 40,000 करोड़ वेंचर कैपिटलिस्ट है या जो एंजल इन्वेस्टर्स है वो लोग डालेंगे। इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि एमएसएमई को हेल्प करते हैं, लेकिन वो खुद स्वयं भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। उनकी साख पे प्रश्न चिन्ह है कि वो आगे कितना बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे एनबीएफसीज के लिए, ऐसे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए 30,000 करोड़ का एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को प्रपोज किया है। ऐसे एनबीएफसीज, ऐसे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि लिक्विडिटी क्रंच में है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में है और वो कहीं ना कहीं आगे चल के एमएसएमईज को हेल्प करते हैं, ऐसे एनबीएफसीज के लिए या ऐसे फाइनेंशियल कंपनीज के लिए 30,000 करोड़ का जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है, इसमें वो क्या करेंगे, इसमें वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर्स इश्यू कर सकते हैं। जिनको खरीदने के लिए, जिनको परचेस करने के लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए तक का 100% गारंटी दे रही है। तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट में 30,000 करोड़ तक की लिक्विडिटी बढ़ेगी। इसी तरीके से एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम थी। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में भी ऐसी एनबीएफसीज हैं, ऐसे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, जिनको जो अदरवाइज जो एमएसएमईज को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अब वो उस स्थिति में नहीं है। तो उनके लिए जो पार्शियल गारंटी स्कीम थी केंद्र सरकार की, उसको आगे बढ़ाते हुए एक 45,000 करोड़ रुपए के फंड की वहां व्यवस्था की गई है। तो यदि ये एनबीएफसीज, ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यदि अपने डेट पेपर्स इश्यू करते हैं, यदि ये फंड रेज करना चाहते हैं, तो ऐसे बैंक्स जो कि इनके डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे केंद्र सरकार उनके इनिशियल लॉसेस का 20% तक के, उनके इनिशियल लॉसेस का 20% तक की गारंटी देगी। उसके लिए 45,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन बनाया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है, 45,000 करोड़ रुपए की पार्शियल गारंटी स्कीम है। इन दोनों योजनाओं से मार्केट में लगभग 75,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आने वाली है, जो कहीं न कहीं एमएसएमईज को फायदा करेगी लॉन्ग टर्म में। देखिए, इकोनॉमी को रिवाइव करना एक दिन का काम नहीं है। यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, सरकार ने कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजन रखे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजन रखे हैं। एम है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। यहाँ पे सरकार ने दोनों बातों पे ध्यान दिया है। शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, लोगों को कैसे पैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से कैसे फंड का अरेंजमेंट किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया जा सकता है, एमएसएमईज के लिए क्या किया जा सकता है। इसी तरीके से ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ऐसी कंपनियां जिसमें जो ईपीएफ में एलिजिबल है 100 एम्प्लॉइज तक के, जिनके 100 एम्प्लॉइज है, यहाँ पे 12% एम्प्लॉयर का और 12% एम्प्लॉइज का, 24% जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐसे एम्प्लॉइज और ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, यहाँ पे दोनों का, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी, टोटल 24% केंद्र सरकार देगी अगले 3 महीने तक। पैसा कितना हो जाएगा, अगर बात करें मॉनेटरी फॉर्म में, तो यहाँ पे 2500 करोड़ की लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल होगी। क्यों? क्योंकि ना तो एम्प्लॉयर का पैसा कटेगा, ना तो एम्प्लॉयर को ईपीएफ में पैसा डालना पड़ेगा, ना तो एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का
24% जो पैसा है कहाँ आएगा, सीधा सीधा मार्केट में आएगा। तो यहाँ पे 2500 करोड़ की लिक्विडिटी है, पैसे की उपलब्धता मार्केट में बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। ये तो बात हुई उन लोगों की जो लोग पीएफ में, ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहां पे ईपीएफ एप्लीकेबल नहीं है। तो वहां पे क्या एप्लीकेबल है, वहां पे प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल है। प्रोविडेंट फंड में क्या किया गया है कि 12% से घटा के उसको 10% किया गया है, दोनों के लिए है ना, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। 12% से घटा के 10% किया गया है। तो 2% एम्प्लॉयर का, 2% एम्प्लॉय का, टोटल 4%, टोटल 4%। और ये मॉनेटरी टर्म में बात करें तो 2250 करोड़ पर मंथ के हिसाब से लगभग 6750 करोड़ रुपए मार्केट में आएंगे, जो कि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे। वैसे यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसको यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान है। क्यों? क्योंकि यदि उसका पैसा ईपीएफ में जाता, यदि उसका पैसा ईपीएफ में 12% जाता तो उसको 12% कौन देता? उसका एम्प्लॉयर देता कि नहीं? तो यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान किसको है? एम्प्लॉय को है कि अब उसका पैसा जो है वो कितना जाएगा? 12% नहीं जाएगा, 10% जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है इस परिस्थिति में? इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो वास्तव में मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि ऐसे टेंडर्स जो भारत सरकार के जो भी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है, कंपनियां हैं जो निकालती है, और जो 200 करोड़ रुपए तक के वैल्यू के हैं, ऐसे टेंडर अब ग्लोबल नहीं रहेंगे। ऐसे टेंडर्स अब लोकल हो जाएंगे। ऐसे टेंडर्स में जो इलिजिबिलिटी है हमारे लोकल लोगों की होगी, उसमें हमारे एमएसएमईज को काम मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये लिया गया है कि जो एमएसएमईज की डेफिनेशन है, एमएसएमईज की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। एमएसएमईज की डेफिनेशन को चेंज करने से क्या फायदा होगा? एमएसएमई होने का फायदा अब आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट तक मिलेगा। अब आपको उसका फायदा आपके टर्नओवर के बढ़ने के बाद भी मिलेगा। एक और बात है, वो बात ये है कि सर्विस सेक्टर के लिए पहले एमएसएमई अलग हुआ करती थी, डेफिनेशन अलग हुआ करती थी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एमएसएमई की डेफिनेशन अलग हुआ करती थी। सरकार ने यहाँ पे क्या किया कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो डिस्टिंक्शन था, जो अंतर था, वो दोनों को खत्म कर दिया।